हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, लुसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की दमदार धुआंधार सीरीज चले जो कि सुपरफास्ट स्पीड में है और पूरी आपको लुसेंट कवर कराई जाएगी इस एक सीरीज के माध्यम से, जिसमें आपको हर वीडियो में लगभग 50 जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखना, सभी लेवल के पेपर्स के लिए ये ब्रह्मास्त्र और रामबाण सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, अब विकल्प पढ़िएगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछ रहे हैं साथियों, आप ध्यान से पढ़िएगा विकल्पों को। पृथ्वी की ओर गिरेगा वह सेब, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, कम गति से गतिमान होगा, या फिर विकल्प डी है अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। क्यों होगा उसी गति से गतिमान? क्योंकि साथियों, आप जानते हैं अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका मान 0 रहता है, इसलिए ये अंतरिक्ष यान की गति के साथ साथ उसी गति से ये भी गतिमान होगा, यह पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? सामाजिक व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, अर्थशास्त्र या फिर राज्य कार्य पद्धति से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज व्यवस्था से संबंधित है कौन सी? मनुस्मृति। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध की फोटो किसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी? विम, कटबिसस, कनिष्क, नेहपान या फिर बुद्धगुप्त? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क ने अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध को अंकित करवाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों अनुभव नहीं करते हैं? क्योंकि विकल्पों को ध्यान से पढ़ेगा, मैं इसका डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रुधिर है, जो हमारा ब्लड है, वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए भाई साहब हमें इसका अनुभव नहीं होता। जो वायुमंडल हमारे ऊपर दबाव डालता है उसका अनुभव हम नहीं करते हैं, इसके कारण से विकल्प ए सही उत्तर है। साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न लाजवाब और शानदार है, बड़ा ढूंढ कर आपके लिए लाए गए हैं। बस आप वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखेगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा प्रयास आपको पसंद आता है, तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? तो यह मिलता है ऑप्शन नंबर ए, लहुरा देव से मिलता है। अब ये लहुरा देव भाई साहब है कहां पर? क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। कहां पर? यूपी के संत कबीर नगर का एक जगह है जगदीशपुर। जगदीशपुर को ही लहुरा देव के नाम से जानते हैं, और वहां पर कल्टीवेटेड धान की खेती के साक्ष्य मिले थे, याद रखेगा। और साथ साथ धान की भूसी भी मिली थी वहीं पर। आपको या तो धान की खेती मिल जाए या फिर धान की भूसी पूछ ले जाए, तो भाई साहब राइट आंसर हो जाएगा आपका लहुरा देव। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जबरदस्त क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयसिंह सिद्धराज। हालांकि साथियों ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो हेमचंद्र सूरी हैं ये कुमारपाल के राज्य में भी थे, लेकिन इनको प्रसिद्धि उतनी नहीं मिली थी जितनी कि जयसिंह सिद्धराज के समय पर इनको प्रसिद्धि अधिक मिली थी, इसलिए आपको जयसिंह सिद्धराज ही टिक करना है। यदि ये विकल्प में आपका ये नहीं रहा तो फिर आपको कुमारपाल पर जाना है। और अब ध्यान से सुनिएगा, ये कुमारपाल थे कौन? तो भाई साहब जो कुमारपाल है ये जयसिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी था, और हेमचंद्र सूरी कुमारपाल का क्या था? सलाहकार था, एडवाइजर था। और कुमारपाल हेमचंद्र को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। किसको? हेमचंद्र को, याद रखेगा, हेमचंद्र को अपना ये आध्यात्मिक गुरु भी मानता था। हालांकि प्रसिद्धि मिली थी जयसिंह के समय पे, इसलिए जयसिंह सिद्धराज के समय इसको जो है राइट क्लिक करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? अर्थात किसके समय पर थे ये? तो भाई साहब ये थे, विकल्प सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। महाभाष्य के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? महर्षि पतंजलि। चलिए, और ये योग दर्शन के क्या है? ये प्रतिपादक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, वो राजकुमार कौन था जो अपने माता पिता की वो राजकुमार कौन था जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो भाई साहब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अजातशत्रु। और ये हर्यक वंश से संबंधित था। किससे? हर्यक वंश से। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और बिंबिसार कौन था? तो भाई साहब ये अजातशत्रु का पिता था, और इसी की हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। इसलिए माना जाता है कि अजातशत्रु ऐसा शासक था जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, और ये हर्यक वंश से संबंधित था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भाई साहब याद रखेगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा या फिर गोदावरी? आपको इन चारों नदियों में से ही बताना है। तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो इन नदियों की अपेक्षा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैडल पीक। सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो इससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से, इतना मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? अर्थात सबसे कम लवणता। लवणता का मतलब खारापन, नमक कम। तो सबसे कम खारापन कौन सा है? इनमें से चीन सागर का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी एक गर्म सागरीय जल धारा है? वेनेजुएला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पेरू धारा या फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा? कौन सी धारा गर्म जल धारा है इनमें से? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये एक गर्म जल धारा है। बाकी सभी क्या है? ये ठंडी जल धारा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसे करती है? तो भैया जी ये प्रस्तुत करती है विकल्प बी, लोकसभा स्पीकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 243 अर्थात अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है निर्णय? केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश कर लीजिए आप, जिला न्यायाधीश या फिर राज्य सरकार या फिर चुनाव आयोग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सरकार। कौन सा? राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? आप इन चारों देशों को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर सी। भारत में इन देशों की अपेक्षा सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बैंक दर वह दर है जिस पर विकल्पों को सभी को ध्यान से पढ़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस पर आरबीआई क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो यही है बैंक दर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया गया था। अब कहां से किया गया था भाई साहब? तो ये 23 जुलाई 1927 ईस्वी को कहां से? बॉम्बे से। ये बॉम्बे से प्रसारित किया गया था और भारत के उस समय पर वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने ही इसका उद्घाटन किया था। और 1930 में, 3 साल बाद लगभग वर्ष 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से नई दिल्ली में स्थित कौन सा संग्रहालय है? तो भाई साहब सभी को ध्यान से पढ़ेगा। और इनमें से जो दिल्ली में स्थित है कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? ये दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों की आय का प्रमुख जो स्रोत माना जाता है वो है मेला और बाजार कर। जो मेले और बाजार लगते हैं उनसे ये टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, म्यूसिलेस, लेटेक्स या फिर टेनिन? तो इसका सही उत्तर है भाई साहब ऑप्शन नंबर डी, टेनिन। टेनिन नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में पौधों से जो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है भैया जी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की उपस्थिति के कारण ही जब चूने का पानी यदि हम खुले में हवा में रख दें तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है।
तो साथियों, आज की वीडियो दमदार वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई आपका ऑब्जेक्शन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को धुआं कर दीजिएगा भाई साहब, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।